क्या कहा मंदिर आपने कोरोना काल में बंद रखा, ठीक है, मगर जब आपने सब जगह खोल दिया तो सचिवालय में बाहर के लोगों का प्रवेश निषिद्ध करना। बाहर का मतलब कोई व्यक्ति जो अपने भी विकास के काम के लिए आता है, अपनी समस्याओं के लिए आता है, दूर दराज से आता है, अब उसको प्रवेश नहीं मिल रहा है। करीब ऐसे 10-12 वाक्य हैं जिनमें लोगों ने मुझको टेलीफोन करके कहा था हमको प्रवेश नहीं मिला, हमको प्रवेश करवाइए। अब क्या क्या उत्तर दें उनको। तो मैंने इसीलिए 2 बार पहले ट्वीट किया, राज्य सरकार जो है आप सावधानी बरतिए, आपको जांच करवा करके भेजिए। गेटों पर जांच करने वाले बिठा दीजिए, डॉक्टर भी बिठा दीजिए, लेकिन लोगों के प्रवेश को आप निषिद्ध कर देंगे तो इससे लोगों में निराशा बढ़ती है। तो मैंने जब उन्होंने 2 बार मेरे ट्वीट करने के बाद मेरी विनती को नहीं सुना तो फिर मैंने आज 1 घंटे का मौन उपवास उनको उन राज्य सरकार तक संदेश पहुंचाने के लिए, मानना न मानना उनके हाथ में है, मगर ये राज्य के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार को आप इतने लंबे समय तक बाधित रखेंगे तो वो ठीक नहीं। सर, कर्मकार बोर्ड में अब आईएएस अधिकारी ही जांच करेंगे और षणमुगम को भी कहा गया है कि वो जांच दे। मुख्यमंत्री ने फाइल वापस लौटाई है, आप कैसे देखते हैं इसे? क्योंकि पहले तो बात आ रही थी ठोस कार्रवाई की, लेकिन अब फिर से जांच कमेटी बैठेगी। देखिए, मैं कर्मकार बोर्ड पर कुछ नहीं कहूँगा, अब आगे मैंने बहुत कह दिया। इसमें सबकी परीक्षा है और जीरो टॉलरेंस की भी परीक्षा है और चीज़ें बहुत मुखर होकर के बोल रही है, तथ्य बोल रहे हैं। इस सरकार एक इम्तिहान में NS-74 में फेल हुई, सीबीआई जांच से घबरा गए। दूसरी लोग आयुक्त वाली में फेल हुए, वो तो वहाँ विफलता, और अब यहाँ भी तथ्य चीख चीख करके कह रहे हैं। तो मैं अब इस पर कुछ भी, मैंने आगे, ये मेरा लास्ट कमेंट है, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। इस सब का इम्तिहान है, एक सर जनता सब देख रही है। हरक सिंह रावत ने सर परसों तथ्य रखे, उन्होंने कहा कि हरीश रावत सरकार में 180 करोड़ का फंड था, मेरी सरकार में 380 करोड़ के आसपास उसमें फंड हुआ। तो उन्होंने कहा कि केवल रावत जी ने पैसा जमा किया, जिन तक लाभ पहुंचाना था वो पहुंचाया नहीं, हमने उसमें से 30-40 करोड़ रुपये उसमें भी खर्च हुआ, हमने रजिस्ट्रेशन करवाया, हमने पैसा जमा कराने का रास्ता निकाला, 2 लाख लोगों को पंजीकृत किया और हमने करीब 16 या 18 मेले भी लगाए। जितना समय हमारे पास था उतने में करना था, हमने मेले भी लगाए, हमारे लोगों को सुविधाएं बांटी जिन जिन मधु में देना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जैसा आज सुनने में आ रहा है। तो मैं 180 करोड़ रुपये की पूंजी छोड़ करके गया कि ताकि हम जो ये दूर दराज के क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, मैंने कहा इनके लिए सड़क निर्माण में दूसरे कामों में लगे हैं, इनके लिए हम वहाँ मोबाइल हॉस्पिटल और जिनमें मामूली छोटा मोटा ट्रीटमेंट हो जाता है, शेल्टर होम और आदि चीज़ें बना सकें। देखिए, ये पैसा कर्मकार के कल्याण के लिए, कानून कर्मकार के कल्याण की बात करता है, इसमें कहीं भी दूसरे लोगों का कल्याण का जिक्र नहीं है। तो मैंने कर्मकार के कल्याण के लिए सब कुछ किया। यदि वो मेरा दोष है तो मैं दोष मानने को तैयार हूँ। अब वैसे मैं सिडकुल में 800 करोड़ रुपया बनाया मैंने, इसलिए कि सिडकुल में इनमें जो जल निकासी आज बड़ी भारी प्रॉब्लम है, मैंने कहा उस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए मैंने पूंजी खड़ी की। यही मेरा अपना आर्ट था और इनका आर्ट है कि जो आ रहा है उसको बर्बाद कर डालो। इस हरक सिंह रावत ने कहा कि मुझे कितना भी घेर लें लेकिन मैं अभिमन्यु नहीं हूँ जो अंतिम मैंने कहा ना, मैं इस मुद्दे पर बहुत अब आगे टिप्पणी नहीं करूँगा। ये कर्मकार वाले में ये मामला, अब मैंने
इस राज्य के प्रबुद्ध जनमानस को और यहाँ के विपक्षी दलों को सबको समर्पित कर दिया है। सर आजकल भाजपा लगातार किसान बिल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आज भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसान बिल बिल्कुल साफ है, ये तो कांग्रेस है जो किसानों को बरगला रही है, और दूसरे जो वाम दल हैं, जो एंटी नेशनलिस्ट हैं, ये सब लोग बरगला रहे हैं किसानों को। धन्य है मुख्यमंत्री जी को, यदि वो किसानों को जो आंदोलनरत हैं उन्हें एंटी नेशनल कह रहे हैं तो फिर कांग्रेस पर भी मुहर लगा दो, क्योंकि भाजपा वाले तो आजकल कौन नेशनल है कौन नेशनल नहीं है सारी मुहर उन्हीं के हाथ में है, वो मुहर लगा दो, बस कह दो। किसी ने किसान की आशंका को देखा भी है, और यदि ये बिल सही हैं तो मंडियां बिहार में ख़त्म किए हुए 2006 में ख़त्म कर दी थी नीतीश जी ने, और बिहार के अंदर जो मक्का बोने वाला किसान था, देश भर में मक्के के किसान को 18,000 रुपया MSP, 1860 रुपया क्विंटल MSP थी, और मगर 1300-1400 का मूल्य मिला। बिहार में केवल 1100 मैक्सिमम मूल्य मिल पाया किसान को। यदि मंडी नष्ट करने से था तो आज बिहार के किसान को क्यों नहीं उसका फ़ायदा मिला। और बिहार का किसान 2006 के बाद और ज़्यादा गरीब हुआ, उसकी आय और ज़्यादा गिरी है। आज देश में सबसे कम आय वाला किसान बिहार का है, और सर्वाधिक आय वाला किसान पंजाब और हरियाणा का है, और उसके बाद हमारे उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून के ज़िले आते। तो किसान समझ रहा है कि मुझे क्या नुकसान हो रहा है, इसलिए किसान जान हथेली पर लेकर के इस कोरोना काल में दिल्ली में इकट्ठा है। इस एक तरफ कड़कड़ाती ठंड है, दूसरी तरफ कोरोना का डर है। हम कोरोना के डर के मारे सार्वजनिक स्थल पर उपवास भी नहीं कर रहे सरकार के खिलाफ, लेकिन किसान हजारों की संख्या में अपने बाल बच्चे लेकर के भी दिल्ली में पड़ा हुआ है। तो कुछ तो उनके दर्द को समझो। किसान का उपहास उड़ाओगे तो सत्ता आनी जानी है। हाँ। सर आपने कहा था कि विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री को कि वो जवान और किसान की बात उठाएं, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि ठीक है, हरीश रावत जी ने कि अपने कार्यकाल में कितनी उठाई नहीं उठाई, लेकिन हम जरूर उठाएंगे इस सत्र में। मैंने तो अपने प्रतिपक्ष के दोस्तों से कहा है कि वो किसान और नौजवान की बात उठाएं, बल्कि नौजवान के लिए मैं 19 तारीख को एक लाइव प्रोग्राम भी दूंगा। यदि मुख्यमंत्री जी मुझे याद दिला रहे हैं मैंने कुछ कम किया तो हो सकता है फिर 19 तारीख को भी मैं बेरोजगारों के हक में उनके अधिकारों का अख्तियारों के लिए भी उपवास रखूं। अभी मैंने तय नहीं किया है, लेकिन मैं लाइव प्रोग्राम ज़रूर दूंगा 7 बजे जो है, जिसमें राज्य में आज बेरोजगारी की स्थिति क्या है और जितनी हमारी स्वरोजगार योजनाओं की जिनकी ये बात कर रहे हैं उनकी स्थिति क्या है, और सरकारी विभागों में जो भर्तियां खाली हैं और उनमें जो भर्ती नहीं हो रही है उसकी स्थिति क्या है, उन सब पर बातचीत करूँगा। सर पलायन आयोग की कल बागेश्वर को लेकर रिपोर्ट आई है, और आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि रिपोर्ट के आधार पर हम पलायन को खत्म करेंगे, और अच्छा काम किया है और सरकार काम कर रही है पलायन रोकने के लिए कहा है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि पलायन पर रिपोर्ट बनाना गलत था, मगर आपने पलायन रोकने के लिए जितने इनिशिएटिव थे, आखिर पलायन वहीं की धरती, वहीं की मिट्टी से, वहीं के पानी से, वहीं के संस्कृति से, वहीं के प्रकृति से, उन्हीं से तो रुकेगा। कहीं से आपके पास कोई ऐसा मॉडल है जिस मॉडल को वहाँ आप पौड़ी अल्मोड़ा आदि में रख लें और लोग उस मॉडल के अंदर खड़े हो जाएं और पलायन रुक जाए? ऐसा तो है नहीं, उसी से होगा। तो हमने पलायन रोकने के लिए जितनी योजनाएं की, मैं एक का उदाहरण देना चाहता हूँ। हमने मडुआ, मिर्च, राजमा, चौलाई, गहत आदि जो वहाँ पैदा चीज़ होती है उन सब पर बोनस दिया। आपने वो बोनस समाप्त कर दिया। 1,000 रुपये देते थे 1 कुंटल पर,
किसान को एक इंसेंटिव था। आज मंडुए की देश दुनिया भर में मांग बढ़ी तो उसका फ़ायदा उत्तराखंड नहीं उठा पा रहा है, नेपाल उठा रहा है। उन्होंने उत्पादन बढ़ा दिया है। और इसी तरीके से हमने माल्टा, उस समय हमने माल्टा नींबू जो है 10-12 रुपया खरीदा। उस समय का रुपया आज से दुगना वैल्यूबल था। और आज आप 7 रुपये किलो जो है माल्टा लोगों से कह रहे हैं विपणन केंद्र पे लेकर के आओ, जितना ढुलान लग जाएगा उतने का माल्टा नहीं हो रहा लोगों का। नींबू 3 रुपया किलो या 4 रुपये किलो कह रहे हैं लोगों से। तो कैसे पलायन रुकेगा, कैसे पलायन रुकेगा? आप वहाँ के उत्पादों को प्रोत्साहित करिए। हमने जो नीतियाँ बोनस आदि की प्रारंभ की थी, वृक्ष बोनस से लेकर के दुग्ध बोनस से लेकर के जल बोनस तक, हमने उत्पाद बोनस तक, आपने उन सबको समाप्त कर दिया। तो पलायन, त्रिवेंद्र सिंह जी हमारे छोटे भाई हैं, ये मे बी वेल मीनिंग पर्सन। मैं उनके इरादे पर शंका जाहिर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये भाजपा जो है मति भ्रमित कर देती है इससे। और वैसे भी कहा गया कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकार। भाजपा को सत्ता के घमंड में गरीब और गरीबों के हित की योजनाएं नहीं दिखाई दे रही। त्रिवेंद्र सिंह जी ज़रा देखें, नहीं तो 2022 में लोग दिखा देंगे। ठीक है।